स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो बाबू लोग, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 11वीं का ज्योग्राफी जो भूगोल है उसका वीकली टेस्ट जो होगा उससे रिलेटेड ये वीडियो होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ बाबू लोग, अगर आप लोग अगर हमको सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर हम नहीं टिक पाएंगे। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दूसरे की भांति जिस तरह से इंटरटेनमेंट का चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं, उसी तरह से इसको भी थोड़ा सा कुछ हद के लिए आप लोग सपोर्ट कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। तो इस सप्ताह में जो आपका वीकली टेस्ट होगा उससे रिलेटेड ये वीडियो है और फाइनल टेस्ट के लिए भी, फाइनल एग्जाम के लिए भी ये वीडियो होगा। तो आप वीडियो को फाइनल पर्पस से देखिएगा, वीकली टेस्ट के पर्पस से, दोनों पर्पस से आप देखने का प्रयास कीजिएगा। तो बिना समय गंवाए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो जैसे कि क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है, पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार, बेलनाकार, मतलब कि भू आभ या चपटा? तो बाबू लोग बताते चले कि जो है भू आभ के आकार का पृथ्वी का आकार है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। कोई बोलेगा गोलाकार, तो कतई नहीं है, आप गोलाकार में टिक लगाइएगा। ठीक है, गलती से भी नहीं इसमें मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे दिया हुआ है कि पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य ताप है ना, क्या है? सूर्यताप सबसे पहले पृथ्वी का मुख्य स्रोत है, सूर्यताप मतलब सूर्य की रोशनी। ठीक, आगे देखिए बाबू, देखो क्या कहता है कि किस अक्षांश पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो किस अक्षांश पर, किसके पर? अक्षांश की बात हो रही है, तो किस अक्षांश पर? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कर्क रेखा पर या ध्रुवों पर या मकर रेखा पर या विष्णुवत वृत्त पर। तो देखो कर्क रेखा पर सीधी रेखा पड़ती है, कर्क रेखा पर। किसके ऊपर? कर्क रेखा पर। आप लोग बताइए कर्क रेखा कहाँ से कहाँ गुजरती है, कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि किस अक्षांश पर 22 दिसंबर को दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? कितना? 22 दिसंबर को। ठीक है, तो देखो किस रेखा पर होता है बाबू? तो ये जो होता है वो मकर रेखा पर। ठीक है, मकर रेखा पर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, कहता है कि सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस का तापांतर किन अक्षांशों के बीच पाया जाता है? तो देखो यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है कि 3 डिग्री सेल्सियस का ताप, ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है, वही क्वेश्चन है। तो बाबू बताते चले कि जब 20 डिग्री दक्षिण, कितना? 20 डिग्री दक्षिण और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच की जो टेम्परेचर होता है वो 3 डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है। ठीक, तो ऑप्शन क्या होगा? ये हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब होता है। तो समुद्र के तल पर जो औसत एवरेज वायुमंडल मतलब कि प्रेशर जो होते हैं, ठीक है, वो कितना होता है? तो देखो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 1018.02 मिली बार। ठीक है, तो यहाँ पे 10.10.02, 1008.02, 1013.02 सब मिली बार में है ना। तो देखो 1013.2 मिली बार जो है वो एक एवरेज वायुमंडलीय प्रेशर रखा, मतलब कि बताया जाता है समुद्री तल का। ठीक, तो ऑप्शन डी इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए दिया हुआ है, कहता है कि धरातल के निकट वायु सघन होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो धरातल के निकट वायु जो होता है सघन होता है, इसका मुख्य रीजन है बाबू वन क्षेत्र, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण या पर्वतीय क्षेत्र। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, कहता है कोरियोलिस बल के प्रभाव से पौने उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से किस ओर मुड़ जाती है? तो कोरियोलिस बल के कारण जो पौने होती है वो जो दिशा में मुड़ेगी वो दाहिनी तरफ मुड़ जाएगी। किधर? दाहिनी तरफ। ठीक, चलो आगे देखो, आगे दिया हुआ है, कहता है कि जब शीत वार्ताग्र उष्ण वायु को ऊपर धकेलता है तो ऐसे क्षेत्रों में किस प्रकार के मेघा बनते हैं? तो शीत वार्ताग्र उष्ण वायु, ठीक है,
तो जब इस प्रकार के वायु को ऊपर धकेलता है तो किस प्रकार का ये बनता है, तो स्तरीय मेघ बनता है। स्तरीय मेघ मतलब सपाट वाला जो मेघ होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दिया हुआ है, कहता है कि किसी क्षेत्र में जब केंद्र की ओर निम्न दाब ओ हो तथा चारों तरफ पवन का परिक्रमण हो रहा हो तो यह प्रणाली क्या कहलाता है, तो यह प्रणाली चक्रवर्तीय परिसंचरण कहलाएगा, ठीक है, चक्रवर्तीय परिसंचरण। ठीक, अच्छे से इसको देख लीजिएगा ये प्रश्न को, क्योंकि वीकली टेस्ट में आ सकता है, ये 90% चांस है इसको आने का। निम्नलिखित में से तड़ित मेघ किस क्षेत्र, तड़ित मेघ किस कहा गया है, मतलब कि निम्नलिखित में से तड़ित मेघ किसे कहा जाता है, तो कपासी वर्षा को। किसको, कपासी वर्षा को। किसको, कपासी वर्षा को। ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है, कहता है कि दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में वर्षा होती है, तो दक्षिण चक्रवातीय वर्षा, मानसूनी, पर्वतीय या संवाहिनिक, तो संवाहिनिक होता है, ठीक है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वर्षा का मापन क्या है, तो वर्षा का मापन सेंटीमीटर में होता है। किस में होता है, सेंटीमीटर, ठीक है, किलोमीटर, मीटर और मील में नहीं होता है, सिर्फ ओनली फॉर सेंटीमीटर में। आगे आइए, दिया हुआ है कि हिमपात मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है, तो तटीय क्षेत्र, पठारीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र। तो ये जो हिमपात होगा, ठीक है, हिमपात किसको कहते हैं, देखिए जब बर्फ का गिरना, तो ये कब होता है, वो पर्वतीय क्षेत्र में होता है अधिक। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, कहता मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण घटक मानव के लिए ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक, चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, कहता है कि अपसोर किसे कहते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग वाले प्रश्न जो आएगा उससे देखिए इस प्रकार से इससे प्रश्न रह सकता है, तो अपसोर किसे कहते हैं, यह स्थिति कब होती है, तो अपसोर जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर स्थिति पर होता है, इसी को हम लोग अपसोर कहते हैं। मतलब कि सर ये समझ में आया कि सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर जो पृथ्वी रहेगा उसको ही हम लोग अपसोर कहेंगे। जिस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर रहेगा उसको हम लोग अपसोर कहेंगे, ठीक है। तो कितना दूरी पर, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर पर रहता है, उसको अपसोर कहते हैं। और उपसोर किसको कहते हैं, अपसोर और उपसोर देखिए 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी पर होता है, इस स्थिति को अपसोर कहते हैं। उसमें 15 करोड़ है, इसमें देखिए उसमें 15 करोड़ है, इसमें 14 करोड़ है, ठीक है। तो ये इस डिस्टेंस को लगभग यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे 30 और 20 50 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस जो होता है उसी को हम लोग अपसोर कहेंगे। मतलब 3 जनवरी को अपसोर की स्थिति होता है और 4 जुलाई को अपसोर की स्थिति होता है, उपसोर और अपसोर, है ना। तो ये समझ गए होंगे कि जिस दिन पृथ्वी से सूरज नज़दीक रहेगा उसको अपसोर उपसोर कहेंगे, और जिस दिन पृथ्वी से सूरज दूर रहेगा उसको अपसोर कहेंगे, ठीक। चलिए आगे आइए, आगे दिया हुआ कहता है समदाब रेखाओं को परिभाषित करें। समदाब समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलते हुए खींचे जाने वाली रेखा को समदाब रेखाएं कहते हैं। ये समान अंतराल पर खींची जाती है, तो समान अंतराल पर इसको खींचा जाता है, ठीक है, इसको समदाब कहते हैं। बादल कैसे बनता है, बादलों का वर्गीकरण कीजिए, तो बादल जल के छोटे बूंद या बर्फ के छोटे रवों की सन्निहित होता है जो पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जाने के बाद जलवाष्प के संघनन के कारण बनते। ये हम लोग क्लास 4 से ही पढ़ते आ रहे कि बादल का निर्माण कैसे होता है ना। इनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता पर अपारदर्शिता के आधार पर बादलों के 4 रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए बादल का वर्गीकरण जो किया गया है वो पछाम बादल, कपासी बादल, स्तरीय बादल और वर्षा बादल, ये 4 प्रकार के बादल
का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से बाबू लोग जो भी हम लोग देखें कि बादल कैसे बनता है और बादलों का वर्गीकरण भी हम लोग देख लिए। ठीक है, बादल का वर्गीकरण 4 प्रकार में हो रहा है। तो ये जो भी प्रश्न हम लोग देखें, MCQ हो या फिर लॉन्ग हो, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से देख के जाइएगा। फाइनल की दृष्टि से या वीकली टेस्ट की दृष्टि से, दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप लोग के सपोर्ट के कारण ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए पार्ट लेकर, आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।